स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे अभी कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने पास नोटबुक जरूर रखिए और सभी क्वेश्चन आंसर को आप नोट करते हुए चले। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को कुल मिला के 3 पार्ट्स में समझा रखा है। आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देखें क्योंकि चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि 10-12 क्वेश्चन बता दिया, 8 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन अगर आपने चैप्टर को समझ रखा है तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चैप्टर की वीडियो को आप लोग यार ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वैसे तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें लगभग 40 से भी ज़्यादा वीडियो है। ठीक है, अभी तक लगभग मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें से 40+ वीडियोस है, तो आप लाइन से सभी वीडियो को जरूर देखें। वैसे धीरे धीरे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में बढ़ ही जाएंगी, 60-70 वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को लाइन से देख लें। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर नंबर पे आप ना जाए क्योंकि नए बुकों में कुछ और ही चैप्टर नंबर डाल रखे हैं, है ना। पुराने बुकों में आपको चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा। अब देखिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर का नाम है तो जाहिर सी बात है कि हम स्टार्ट करेंगे सीधा सुरक्षा के अर्थ से। देखिए, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए, सिंपल सा लिखा है कि भाई सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी, है ना, भय से मुक्ति। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि हमेशा उसके ऊपर खतरा मंडराता है, तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। ऐसा ही कोई देश है, उस देश के ऊपर हमेशा किसी न किसी बाहरी हमले की तैयारी कोई दूसरा मुल्क करके रहता है, या फिर कोई बाहरी मुल्क है जिसने हमले की धमकी दे रखा है, तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं करेगा ना। तो सुरक्षा का सिंपल अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। वैसे आप अगर चैप्टर की वीडियो को देखे होंगे तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पूरे चैप्टर को समझा रखा है। ठीक है, अब देखिए, किसी देश के केंद्रीय मूल्य कौन से होते हैं। केंद्रीय मूल्य यानी कि यार उसके बिना ना देश का अस्तित्व नहीं रह सकता। जैसे कि संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब खुद का शासन, किसी बाहरी शक्ति का कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी देश, जो देश है उसकी शासन व्यवस्था वहाँ के नागरिक और वहाँ के लोग खुद चलाने लग रहे हैं, है ना। इसके अलावा स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्र है वो देश। और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि एकजुट है वो देश। ठीक है, वहाँ पे मतलब टुकड़ों में नहीं बटा है देश। तो ये किसी देश का क्या होता है, केंद्रीय मूल्य है, ये 3। उसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा के कितने प्रकार है। तो देखिए, सुरक्षा के यहाँ पे हम 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो है पारंपरिक अवधारणा है सुरक्षा का, जिसमें बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं, जिसमें बाहरी खतरे और देश के अंदर जो खतरे हैं उन दोनों चीज़ों को हम शामिल करते हैं। उसके बाद है अपारंपरिक अवधारणा। इसमें हम क्या शामिल करते हैं, तो भैया इसमें शामिल किया जाता है जो विश्व के सामने कुछ नई समस्याएं हैं, नए जो खतरे उभर के सामने आए हैं, है ना, उसको हम शामिल करते हैं इसमें। वैसे हम इसके बारे में भी क्वेश्चन बना रखे हैं तो उसके बारे में भी हम जानेंगे बहुत ही गहराई से। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाहरी सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहरी सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, बाहरी सुरक्षा में क्या होता है कि खतरा जो है वो कोई दूसरा मुल्क होता है ना, कोई दूसरा देश है जो हमारे को क्या कह रहा है, एक तरीके से सैन्य हमले की धमकी देगा, है ना, सैन्य हमले की धमकी देगा और किसी देश की संप्रभुता को, उसकी स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, है ना, और वो सैन्य कार्रवाई करने की धमकी देगा। और सैन्य कार्रवाई में बहुत सारे आम नागरिक भी मारे जाते हैं, उनके जान का भी खतरा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है, जिसमें सुरक्षा के ऊपर जो खतरा है वो कोई दूसरा मुल्क उत्पन्न करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुरक्षा के अपारंपरिक तरीकों की, है ना। हमारे पास सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके कौन से मौजूद है। तो देखिए, सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके में आपको पता है कि सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके में क्या है कि दूसरा मुल्क जो है वो सुरक्षा के ऊपर खतरा उत्पन्न करता है, तो हम दूसरे मुल्क से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कौन सी नीतियाँ अपना सकते हैं, कौन से तरीके अपना सकते हैं, उसके ही एक तरीके से इसमें समझाया गया है। तो कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो इसमें एक तो निशस्त्रीकरण है। ठीक है, 3 नीतियाँ वैसे मेन है इसमें। एक आपका निशस्त्रीकरण है और अस्त्र नियंत्रण है और विश्वास की बहाली है। अभी है क्या, इसको भी हम
डिफाइन करेंगे यहाँ पे। देखिए निशस्त्रीकरण होता क्या है, तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो, है ना, कितना भी प्रभुत्वशाली हो, वो क्या करेगा, कोई विशेष किस्म की हथियार नहीं बनाएगा, खतरनाक जो हथियार है उसका निर्माण नहीं करेगा। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ संधियाँ भी हुई है जिसके अंतर्गत 1972 में हुआ था जैविक हथियार संधि, है ना। इसमें क्या है कि भाई जो भी मतलब जैविक हथियार है उसके निर्माण पर रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा 1992 में हुआ रासायनिक हथियार संधि। इसके माध्यम से जो भी रासायनिक हथियार है ना, केमिकल जो विध्वंस होते हैं उसके निर्माण पर रोक लगाया गया। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो संधियाँ की गई है जो निशस्त्रीकरण को क्या करता है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है और एक खतरनाक हथियार को बनाने से देशों को रोकता है। इसके अलावा दूसरा है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण में क्या होता है कि भाई हथियार तो बना सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ लिमिट तय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अस्त्र नियंत्रण में क्या है कि भाई हथियार के विकसित करने के संबंध में कुछ कायदे कानून होते हैं, उसका पालन करना होता है। ठीक है, जैसे कि सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो संधि हुआ था। ठीक है, तो इस संधि के माध्यम से क्या है कि जो अमेरिका है और सोवियत संघ है वो बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं ना उसको रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे संधियाँ है उस पर हस्ताक्षर किया था इन दोनों देशों ने। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि हो गया, है ना, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि ये फर्स्ट है, वो सेकंड था। ठीक है, इसके अलावा 1968 में परमाणु अप्रसार संधि भी हुआ था। ठीक है, ये जो संधि है वो क्या बताता है कि मतलब 1967 के आसपास, 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था ना वही परमाणु हथियार को रख सकते थे, बाद वाले जो देश है वो परमाणु परीक्षण ही नहीं कर सकते हैं और ना हथियार को बढ़ा सकते हैं, परमाणु हथियारों को नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये सारे एक तरीके से संधियाँ है जो कि अस्त्र नियंत्रण में आ जाता है। संधियों के नाम आपको बताने होंगे, याद करने होंगे आपको। उसके बाद है विश्वास की बहाली। अब देखिए विश्वास की बहाली क्या किस तरीके से पारंपरिक सुरक्षा के तरीके में शामिल होगा, तो देखिए विश्वास की बहाली में क्या होता है कि दो देश क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास दिखाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी के नज़रिए से देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताएंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, है ना। अपने फौजी मकसदों के बारे में जो भी योजनाएं हैं वो एक दूसरे को बताते रहेंगे। इससे क्या होगा, एक तरीके से दोनों देशों के बीच में गलतफहमी जो होगी वो दूर हो जाएगी और दोनों देशों के बीच में क्या होगा, विश्वास की बहाली होगी और इससे मतलब कभी युद्ध नहीं होगा, जंग नहीं होगा। तो विश्वास की बहाली में होता है कि भाई दो मुल्क आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास दिखाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर विश्वास दिखाए, अपने सैनिक ठिकानों के बारे में और अपने हथियारों के बारे में एक दूसरे को बताते रहे तो फिर समझ रहे हो युद्ध वगैरह नहीं होगा और दोनों तरफ से ये विश्वास दिलाया जाएगा कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो ये भी बढ़िया रहेगा, ये भी विश्वास की बहाली के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता देंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ना सैन्य हमले को खतरा नहीं माना गया है। इसमें कुछ ऐसे खतरे हैं जो कि सीधे मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि अकाल है ना, यहाँ पे कोई सेना ने हमला नहीं किया है ना। इसके अलावा महामारी है, तो महामारी में भी किसी सेना का हमला थोड़ी नहीं है, ये तो भाई महामारी क्या है, फैलने लग रही है एक देश से दूसरे देश में, एक देश में उत्पन्न हुआ दूसरे देश में फैला, तीसरे देश में फैला। ठीक है, इसी तरीके से वैश्विक ताप वृद्धि है जिससे कि क्या है बहुत सारे इलाके समुद्र में डूब जाएंगे। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। देखिए इसको हम खतरे के नए स्रोत के रूप में भी देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा खतरे के नए स्रोत का जो क्वेश्चन है वो भी अलग से मैंने बना रखा है, लेकिन एक तरीके के से ही दोनों क्वेश्चन है। खतरे के नए स्रोत में किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, तो देखिए आतंकवाद हो जाएगा आपका, है ना, असमानता यानी कि भेदभाव जो भी हो रहा है, गरीबी, शरणार्थियों की समस्या है, या फिर महामारी है, प्रदूषण है, वैश्विक ताप वृद्धि है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भी महामारी में ही शामिल हो जाएंगी, आतंकवाद है। तो ये सब क्या है, खतरे के नए स्रोत है और ये सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके में शामिल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसमें क्या है कि कभी भी ना हो सकता है कि आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके के अंतर्गत किन्हीं 3 खतरों का वर्णन कीजिए। तो आप महामारी के बारे में बता सकते हैं, आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं, आप वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में बता सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किसी एक के बारे में, महामारी के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, आतंकवाद के बारे में, वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में
अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को उठा के यहाँ पे समझा रखा है, लगभग 4-5 है। जैसे कि मानव अधिकार की हम बात कर लेते हैं, आतंकवाद है, वैश्विक निर्धनता है और महामारी है। इसके बारे में मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से समझे। देखिए, मानव अधिकार की सुरक्षा में हम क्या बताते हैं। देखिए, वैसे तो पूरे वैश्विक स्तर पे 3 प्रकार के मानव अधिकार है। उसमें से पहले है राजनीतिक अधिकार। इसमें क्या होता है, वोट डालने का अधिकार दिया गया है, चुनाव लड़ने का अधिकार। आर्थिक और सामाजिक अधिकार, इसमें क्या होता है कि भाई समाज में आपको सर्वाइव करना है, रहना है ना, तो उसके लिए आपको काम मिलना चाहिए। ठीक है, आपके सामाजिक संबंध अच्छे हो, मतलब किसी प्रकार का आपका समाज में भेदभाव ना हो, ये हो गया। तीसरी कोटि में आ जाता है उपनिवेशीकृत जनता व जनजाति, जैसे कि मूलवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जो भी मतलब देश के जो जनजाति है, अल्पसंख्यक है, मूलवासी है, उनके अधिकार शामिल होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मानव अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन मानव अधिकार का उल्लंघन देखने को मिला है। जैसे कि 1994 में हम देखते हैं कि रवांडा में जो तुन्सी जनजाति के अस्तित्व पर क्या था, खतरा मंडराया, क्योंकि जो हुतू जनजाति है ने कुछ ही हफ्ते में लगभग 5 लाख तुन्सी लोगों को मार डाला था। सो दोस्तों, ये इस बात को दर्शाने लग रहा है कि एक जनजाति ने किस तरीके से बहुत ही बेरहमी से दूसरे जनजाति का सफाया करने की कोशिश की। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। कई बार देश की सरकार जो है वही किसी जनजाति के ऊपर सैन्य कार्रवाई करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो ये गलत है और ये मानव अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम आतंकवाद की बात कर लेते हैं। तो आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद है राजनीतिक खून खराबा, है ना, खून खराबा, जो कि कहीं ना कहीं क्या होता है, बिना मतलब के नागरिकों को निशाना बनाते हैं। नागरिक का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकवादी क्या करते हैं, उन लोगों को निशाना बनाते हैं। और ये क्या चाहते हैं, ये कुछ ऐसी स्थिति को बदलना चाहते हैं जो इनको नापसंद है ना। ठीक है, और देखिए मतलब ये क्या करते हैं, आतंक फैलाते हैं, और आतंक फैलाने के लिए निर्दोष नागरिकों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। नागरिकों का इस्तेमाल करके देश की सरकार के जो भी मतलब नीतियाँ है उसको बदलना चाहते हैं। और इसमें आतंकवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मानेंगे, जैसे विमान अपहरण हो गया। भीड़ भाड़ जगह पे क्या करते हैं, रेलगाड़ी है, होटल है, बाज़ार है, वहाँ पे बम विस्फोट कर देते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है आतंकवाद का। बढ़िया एग्जाम्पल आप 2001 का दे सकते हैं, 11 सितंबर को जो 9/11 की घटना हुई थी, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। आतंकवाद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। 3000 से ज़्यादा लोग उस हमले में मारे गए थे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं वैश्विक निर्धनता की। वैश्विक निर्धनता भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि आपको पता है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ के आसपास अभी माना जाता है। ठीक है, ये मतलब हाल फिलहाल का डाटा है, हाल फिलहाल या कुछ वर्ष पहले का डाटा है। अभी अगर हम 21वीं सदी के मध्य तक की बात करें, यानी 21वीं सदी का मध्य यानी कि 2050 तक ऐसा माना जाता है कि दुनिया की जनसंख्या जो है वो 1000 करोड़ को पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए मतलब फिलहाल अगर हम इस समय की बात करें तो 50% जो जनसंख्या है वो 6 देशों में रहने लग रही है। भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में रहने लग रही है ना। ये 50% आबादी। अब देखिए जो आगे अनुमान है कि 50 सालों में इस दुनिया की जो जनसंख्या वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, है ना, बहुत तेज़ी से। अब इसका प्रभाव क्या होगा, प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि वाला जो देश है, जिसमें जनसंख्या कम बढ़ेगा लेकिन प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ता जाएगा, है ना, कि तो इससे क्या होगा कि ये देश जो है वो और ज़्यादा धनी होते चले जाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो और धनी होंगे, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ गरीब जो देश है वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऊपर क्या होगा, जो विकसित देश वहाँ पे जनसंख्या कम, जनसंख्या की वृद्धि दर कम है, लेकिन वहाँ पे लगातार इन लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो ये जो असमानता है वो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप वैश्विक निर्धनता में बता सकते हैं, या फिर असमानता वाला भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, असमानता का अलग से क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप बता सकते हैं, असमानता को ही दर्शाने लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है महामारी। देखिए विश्व के सामने बहुत सारी अभी मतलब बीमारियां, नई नई बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एड्स है ना, बर्ड फ्लू है, सार्स है। ठीक है, ये सारी बहुत सारी महामारी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों के जाने से, व्यवसाय से, पर्यटन यानी कि घूमने जा रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, सैन्य अभियान से, इन सब चीज़ों से बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, ये महामारियाँ फैलती है।
है ना। और इसको रोकने में कोई एक देश सक्षम नहीं है, बल्कि ऐसी महामारी है जिसको सभी देश मिलकर ही रोक सकते हैं। अनुमान है कि 2003 तक 4 करोड़ लोग जो थे वो HIV एड्स से संक्रमित थे, है ना। इसमें से 2/3 लोग अफ्रीका में रहने वाले थे, 2/3 लगा सकते हैं, और शेष 50% जो है वो एशिया महाद्वीप और अमेरिका और दूसरे देशों के थे। अब 1990 के बाद क्या है कि भाई कुछ इलाज वगैरह हो गया है, तो इसके मतलब HIV एड्स से होने वाले मृत्यु में लगातार कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका जैसे जो देश है वहाँ पे आपको पता है कि भाई ये इतना ज़्यादा महंगा है कि वहाँ के लोग इस चीज़ का इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो वहाँ पे भाई मतलब इलाज मिलने के बावजूद भी इसका उपचार मिलने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी महामारियाँ हैं जो कि तेज़ी से मतलब बीमारियाँ हैं, महामारी भी कह सकते हैं इनको, या हम बीमारी कह सकते हैं, जैसे कि एबोला वायरस है, हैंटा वायरस है ना, हेपेटाइटिस C है, ये सब महामारियाँ हैं, ठीक है, जिनके बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है हमारे को। कुछ बीमारी जैसे कि TB, मलेरिया, डेंगू, है ना, ये सभी मतलब वैसे औषधि तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी उपचार से ठीक भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है एक तरीके से गंभीर समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप महामारी के बारे में बता सकते हैं। अब आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ बताइए। भारत की सुरक्षा की रणनीति क्या है, मतलब भारत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनाता है अपने देश की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, अभी हम इसको डिफाइंड भी करेंगे। सबसे पहले सैन्य क्षमता को उसने क्या किया, मजबूत किया, अपनी सेना को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नियम कानूनों को मजबूत किया। अंदरूनी सुरक्षा को बढ़ावा दिया और आर्थिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास भी इसने किया है। इसमें पहला पॉइंट हम सैन्य क्षमता को मजबूत करने वाले में क्या बताएंगे कि भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए नए हथियार बनाए, परमाणु परीक्षण किया उसने, है ना, क्योंकि भारत चारों तरफ से दुश्मन मुल्क से घिरा हुआ है, पाकिस्तान, चाइना कभी भी हमला कर सकते हैं। तो इसलिए भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है और नए नए हथियार खरीदे हैं, नए हथियार बनाए हैं, परमाणु परीक्षण किया, आपको पता है 1974 में किया, 1998 में किया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था व कायदे कानूनों को मजबूत बनाया, जिसमें से UNO को मतलब प्रमुख मंच मानता है ना। वो चाहता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैसले हो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिए जाए। जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उन्होंने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, है ना। और इसके अलावा आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव भी डाली भारत ने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने वाले पॉइंट्स में आप बता सकते हैं। अंदरूनी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है भारत। इसमें आप क्या बता सकते हैं कि भारत ने अपने, क्योंकि भाई भारत के अंदर भी बहुत सारे खतरे हैं, यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन होते हैं, है ना, उग्रवादी आंदोलन होते हैं, जैसे कि नागालैंड और पंजाब को और जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए कुछ उग्रवादी समूह जो है उन्होंने आंदोलन किए। तो इन सबको दबाने के लिए भी भारत क्या रहता है, हमेशा तैयार रहता है, और इन सब चीज़ों को दबाने की भी कोशिश भारत ने की है, बहुत हद तक दबाया भी है इसको, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया भारत ने। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अर्थव्यवस्था का विकास मतलब विकास या मजबूत करने का मतलब विकास करना ही है। अब विकास ऐसा होना चाहिए कि भाई सभी को फ़ायदा मिले, गरीब अमीर जो भी है सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भाई अपने मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग जो है गरीब के गरीब ही रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत कोशिश करता है कि भाई जो है अमीरों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और उससे गरीबों को फ़ायदा दिया जाए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं भारतीय सरकार की, जैसे कि राशन की योजना हम कह सकते हैं, सब्सिडी वगैरह जो दी जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप भारत की सुरक्षा की रणनीतियों में बता सकते हैं। सो ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बाकी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।